हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 7 बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। और जो न्यूमेरिकल इसमें डिस्कस करेंगे उनके नंबर हैं 21, 29, 34, 36, 38 और 41। तो एक बार ध्यान से इन्हें देखिए बेटा, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है 21, तो जरा देखिए इसे, बहुत आसान सा ही है ये। देखो बेटे, कहते हैं फाइंड लैम्डा ऑफ फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में आपको 4 स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं पहले वाली, उनकी वेवलेंथ पता करनी है। फॉर्मूला सारे बच्चों को याद है, 1 लैम्डा इक्वल्स टू आर एच को रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। अब बताओ सीरीज कौन सी है? बामर, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुन। बामर दूसरे नंबर पर है, यानी NF की वैल्यू हमेशा ही 2 रहेगी, NI की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 और 6। बस 4 ही लेनी है, क्योंकि 4 ही हमें शुरू की चाहिए। अगर 3 से इलेक्ट्रॉन 2 में आएगा तो इसे कहेंगे ये फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज है। अगर 4 से 2 में आएगा तो सेकंड मेंबर ऑफ बामर सीरीज है, एंड सो ऑन। तो देखो बहुत आसान है, आप एक कर लेंगे तो सारी कर सकते हैं। तो 1 लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा 1 कर दे रहा हूं, पहली वाली है, आर एच की वैल्यू पता ही है, 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, जरा सी ध्यान रखिएगा। तो 1/NF स्क्वायर, NF की वैल्यू कितनी है भाई? 2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 1 निकल आएगा, और ये आ जाएगा सॉल्व करने से 6571 एंगस्ट्रम। याद रखो सारे आंसर ही 4000 से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में आएंगे, क्योंकि ये पूरी सीरीज बामर सीरीज विजिबल रीजन में पड़ती है। विजिबल रीजन रफली 4000 से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। तो आप देख भी रहे हो, सारे आंसर्स देखो 4000 और 8000 एंगस्ट्रम के बीच में हैं। तो इस तरह से आप इन्हें निकाल सकते हैं। इसी तरह सेकंड मेंबर निकालना हो तो यहाँ NI की वैल्यू 3 की जगह 4 लिख देना, 3 की जगह 4, तो सेकंड मेंबर निकल आएगा। फिर थर्ड मेंबर निकालना हो तो यहाँ 5 लिख देना, और फोर्थ निकालना हो तो यहाँ 6। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इस तरह से चारों वेवलेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो, और ये सभी वेवलेंथ विजिबल रीजन में आएंगी। विजिबल रीजन रफली 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रम से कम हो तो फिर वो रीजन हो जाता है अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी कि लाइमन सीरीज वाला, और 8000 एंगस्ट्रम से बड़ी वेवलेंथ हो तो वो रीजन हो जाता है फिर लाइमन बामर पाशन सीरीज वाला। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एक सवाल और ले रहे हैं, अगला सवाल देखो बच्चों, ये है, कह रहा है एनर्जी ऑफ बीम जो है, जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं फोटॉन्स की जो बीम है, उसकी एनर्जी 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसा कहा जा रहा है सवाल में। अब वो कह रहा है अप टू विच एनर्जी लेवल द हाइड्रोजन एटम वुड बी एक्साइटेड। क्योंकि आपको पता है आयोनाइजेशन तक एनर्जी जो चाहिए वो चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन कराना हो, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना हो, तो ये 13.6 से तो कम है, तो ये आयोनाइजेशन तो नहीं करा सकती है। तो पूछा जा रहा है किस लेवल तक ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकती है। तो देखो जरा, हम अगर बात करें E1 की, तो आपको पता ही है -13.6/1 का स्क्वायर। E1 होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद भी होगा आपको। E2 होता है -13.6/2 का स्क्वायर, यानी 4 का डिवाइड करते हैं
तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 होता है बच्चों -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 9 का डिवाइड करते हैं तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E4 होता है बच्चों -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो 16 का डिवाइड करते हैं -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से और भी होते हैं, ठीक है। E5 भी निकाल सकते हो। E5 निकालोगे तो ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 25, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाए यहाँ लिख सकते हो। अब देखो बेटे, अगर आप एनर्जी डिफरेंस देखो तो अगर इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस देखें हम, है ना, तो हमारे पास कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, है ना, 1 से 4 में जाने के लिए। तो ये एनर्जी डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 और 4 के बीच में। 4 हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो E4 माइनस E1, तो -0.85 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 13.6। आराम से घटा लोगे, कितना आ जाएगा बताओ, बोलो भाई। ये आ जाएगा आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो एनर्जी है देखो इससे ज़्यादा है, और अगले वाली वैल्यू लोगे ना E5 माइनस E1 करोगे तो वो बड़ा आएगा, यानी उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। करना चाहो तो करके देख सकते हो। क्या करना पड़ेगा, E5 माइनस E1 करोगे तो वो इस वैल्यू से बड़ी आएगी। E5 माइनस E1 करोगे तो इस वैल्यू से ज़्यादा आएगा, तो उसको छोड़ देंगे। वो लेना होता है जहाँ तक 12.9 से छोटी वैल्यू मिले, तो ये 12.9 से जस्ट छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा सकता है, आंसर 1 से 2 में जा सकता है, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारे पास 12.9 इससे ज़्यादा है, तो 1 से 2 में जा सकते हैं, 1 से 3 में जा सकते हैं, 1 से लास्ट 4 में जा सकते हैं, लेकिन 1 से 5 में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी गैप 12.9 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, बोलो। 1 से एक्साइट होके 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, लास्ट 4 तक जा सकते हैं, लेकिन 1 से 5 में नहीं जा सकते हैं। तो पूछ रहा है अप टू विच एनर्जी लेवल द हाइड्रोजन एटम वुड बी एक्साइटेड। आंसर 4 तक हम जा सकते हैं, तो अप टू 4 एनर्जी लेवल द हाइड्रोजन एटम विल बी एक्साइटेड। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में कह रहा है फर्स्ट मेंबर ऑफ पाश्चन सीरीज पता करिए। अब तो मैं देखो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इसको पता करना तुम्हारे हाथ की बात है। 1/λ इक्वल्स टू RH 1/NF² माइनस 1/NI स्क्वायर। कौन सी सीरीज है, पाश्चन, बोलो। लाइमन 1, बामर 2, पाश्चन 3, यानी फाइनली 3 में आना है, तो 1/NF² तो 1/3 स्क्वायर। और फर्स्ट मेंबर चाहिए, तो इसका मतलब 4 से 3 में ट्रांजिशन होगा। पहला मेंबर कब मिलेगा, जब 4 से 3 में आओगे। पाश्चन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कब मिलेगा, आना 3 में है, बगल वाले से 3 में आइए, तो 4 से 3 में आना पड़ेगा, तो 1/4 का स्क्वायर। RH की वैल्यू रख लेना, यहां से λ1 कैलकुलेट करोगे तो ये वाला आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। RH की वैल्यू सबको याद है, 1.1 इंटू 10 की पावर 7। मैंने बार बार कहा ये वैल्यू थोड़ी अप्रॉक्सीमेट होती है, तो ये आंसर हल्के से अप्रॉक्सीमेटली मैच होंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। अब आपको चाहिए फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज। अब तुम लोग बताओ फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज कैसे निकालोगे, चलो बोलो, तुम्हें सिखाया था अभी। RH बामर माने फाइनली 2 में आना है, तो NF की जगह 1/2 स्क्वायर माइनस आना कहां से है, फर्स्ट मेंबर है तो पड़ोस से आना है, यानी 3 से 2 में आना है, 3 से 2 में, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो λ1 निकालोगे तो इतना आ जाएगा, ये मिल जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज।
अब आप बताओ सॉल्व कर लोगे भाई इसे? आर एच की वैल्यू लगानी है, जरा सा सॉल्व करना है बेटा। तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सॉल्व करेंगे और आंसर मैच करेगी। ओके, अब मैं अगला सवाल चल रहा हूं जिसका नंबर है 34। फॉर्मूला तो याद है 1/λ का, 1/λ बराबर आर एच 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला होता है। फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बगल वाले से आप लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएं। जैसे पाश्चन सीरीज है तो 4 से 3 में आ जाओ, बामर है तो 3 से 2 में आ जाओ। बामर में फाइनली 2 में आना होता है, पाश्चन में फाइनली 3 में आना होता है। ठीक है, तो देखो अब अगला सवाल ले रहे हैं 34। देखो एक बार सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं क्योंकि छोटा सा प्रूफ है शायद उसमें, तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। देखो लिखा हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज z, ठीक है, इनिशियल स्पीड v एंड इम्पैक्ट पैरामीटर b इज स्कैटर्ड बाय ए हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज z एज शोन इन फिगर। ऐसा लिखा हुआ है। अ फॉर्मूला कनेक्टिंग द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ दीज पैरामीटर्स शो दैट for b equals to 0 the distance reduced to the distance of closest approach r naught given by the formula। ये आपको शो करना है। इग्नोर द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स रिकॉइल मोशन, ये कहा जा रहा है। एक बार देख लो ध्यान से सवाल को, सभी लोग पढ़ लो। अच्छा सवाल है तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। है ये सवाल पूरी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो एक लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा डिटेल मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो बच्चों डायग्राम मैंने बना दिया है और ये सवाल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो देखो दो स्थितियां हैं। पहले यहाँ एनर्जी देखो कौन सी होगी, तो ये इस समय न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। किस एनर्जी के रूप में? काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी शुरू में 0 होगी। जब ये पास आ जाएगा न्यूक्लियस के, यानी कि सबसे पास, है ना, तो उस समय इस पर दो तरह की एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन को आप अप्लाई करिए, बताइए भी शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? तो काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mu²। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, छोड़ दो। अब काइनेटिक एनर्जी यहां देखो तो यहां होगी 12 mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पर पार्टिकल है, पार्टिकल पर चार्ज है Q2 और न्यूक्लियस पे चार्ज है Q1। तो Q1 की वैल्यू ZE 1/4πε0 Q1, Q2 की वैल्यू Z' और अपॉन R माने दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी यहां पर S है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये हो जाएगा। ओके है, कर पाओगे यहां तक? ठीक है। अब देखो बेटे, आपको एनर्जी कंजर्वेशन की ये पहली लाइन हो चुकी है। अब हम एक चीज और लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या लगा रहे हैं बताओ? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है mv1r1 बराबर mv2r2। m माने मास पार्टिकल का, v1 माने इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है, r1 माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि b है। फिर दोबारा देखो, m से m काट सकते हैं आप। तो v1 माने वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियली u है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है। यहां देखो वेलोसिटी कितनी है, u डैश है।
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है s, तो s की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो b की निकाल सकते हैं, है ना। तो जिस एक की वैल्यू चाहो निकाल लो। तो बताओ भाई किसकी निकालना चाहते हो, बोलो भाई। तो चलो मान लीजिए हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू या u डैश की वैल्यू निकाल लो। चलो u डैश को एलिमिनेट कर दो। u डैश की वैल्यू हो जाएगी ub अपॉन s। अब क्या फायदा होगा बताओ, u डैश की वैल्यू लगा दो यहां पर, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ m u स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m u डैश स्क्वायर, u डैश की स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, u स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, u स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, प्लस ये तो लिखा ही है भाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z डैश, e और e का मल्टीप्लाई करोगे e स्क्वायर अपॉन s। पूरी इक्वेशन में s स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो ताकि s अपॉन से हट जाएगा बेटा, है ना। तो s स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। s स्क्वायर का यहां करोगे तो क्या मिलेगा, हाफ m u स्क्वायर s स्क्वायर, यहां करोगे तो क्या मिलेगा, हाफ m u स्क्वायर b स्क्वायर, s स्क्वायर कट जाएगा, यहां करोगे तो एक s कट जाएगा, एक s बच रहेगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z डैश e स्क्वायर इंटू s। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा जब इंपैक्ट पैरामीटर कितना हो 0, तो इफ b इक्वल्स टू 0 तो s की वैल्यू को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो उस समय ये जो दूरी होगी, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो s का नाम पड़ जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो s की वैल्यू r0 हम लिख देंगे और r0 हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो जरा बताओ b की जगह 0 लिखोगे ना तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और s की जगह r0 लिख दोगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, बताओ जरा, हाफ m u स्क्वायर r0 स्क्वायर, ये वाला टर्म 0, क्या बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z डैश e स्क्वायर और s की जगह r0, एक r0 कट जाएगा। अब r0 हमें निकालना है तो ये चीज अपॉन में आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z डैश e स्क्वायर अपॉन हाफ m u स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना है। तो आसानी से इसको आप प्रूफ कर सकते हो, हैंस प्रूफ। तो बोलो भाई पूरे सवाल में कितनी हमने इसमें हेल्प ली है, दो प्रिंसिपल्स की हेल्प ली है। पहले हेल्प ली है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, शुरुआत में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh मत समझना, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये दूसरी बात हमने यहां पर हेल्प ली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। बोलो किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो होता है mv1r1 बराबर mv2r2, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। मास तो बदलता नहीं है तो मास कट जाएगा, तो यहाँ वेलोसिटी u है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है, यहाँ वेलोसिटी u डैश है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस s है। यहाँ से u डैश को हमने एलिमिनेट कर दिया है, u डैश की वैल्यू रख दी है, और फिर आप आराम से सवाल को समझ सकते हो। तो ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों, हैं। तो देखो अब एक सवाल और देख रहे हैं 34 के बाद, उसको देखो जरा बच्चों। क्वेश्चन नंबर है ये 36। तो एक बार देखो सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं, आप भी पढ़ लीजिए, थोड़े थोड़े लंबे सवाल हैं पढ़ने में, तो एक भी पढ़ लो बेटा, है। 36 में देखो क्या कहा गया है भाई, जरा सुनिए। ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन ए हाइड्रोजन एटम de excites
फ्रॉम लेवल n टू n-1 फॉर लार्ज n, ध्यान रखना n की वैल्यू काफी लार्ज है, शो दैट दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। तो ध्यान से सवाल को आप पढ़ लीजिए। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 36। तो देखो भाई जरा देखिए, अब 36 को हम जरा देख रहे हैं। सबसे पहले बताइए भाई 1/λ का फॉर्मूला याद है? बोलो क्या होता है? ये तुम्हें अच्छे से याद है यार। RH 1/NF² माइनस 1/NI²। खूब अच्छे से याद आ गया होगा। अब एक बात और होती है, C बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। C बराबर न्यू लैम्डा। हमें न्यू निकालना है, इसलिए न्यू के लिए फॉर्मूला बना लो। तो देखो बेटा 1/λ इधर आ जाएगा, तो 1/λ, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये नीचे आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा न्यू अपॉन C। अगर कोई दिक्कत हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, C बराबर न्यू लैम्डा। तो आप 1/λ की जगह न्यू अपॉन C भी लिख सकते हैं। ये RH की वैल्यू होती है बेटा, इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/λ, लैम्डा की वैल्यू लगा दो, न्यू अपॉन C, तो लैम्डा की जगह न्यू अपॉन C। 1/λ की वैल्यू लगा दी है, न्यू अपॉन C। RH की वैल्यू ये होती है, फिक्स वैल्यू है, 1/4πε0 होल स्क्वायर 2π² me4/CH3। अब बताओ कहां से कहां आए हो? फाइनली बताओ जरा मुझे, बोलो भाई कहां से कहां आए हैं आप? आंसर n-1 में आए हैं, n से, तो फाइनली आए हैं n-1 में, तो n-1 का होल स्क्वायर है ना, माइनस 1/n²। मेरा अंदाज ये भी क्लियर हो गया होगा। C से ये वाला C कैंसिल हो गया, देख लो भाई। तो यहां से न्यू का फॉर्मुलेशन आपके पास आ चुका है। बोलो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 होल स्क्वायर 2π² me4/H3। अब जरा देखना यहां पर एलसीएम बताओ क्या आ जाएगा? n² और n-1 का होल स्क्वायर। अब क्या मिलेगा यहां पर? n-1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो मिलेगा n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ओके, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जरा सी कैलकुलेशन है, देखो जरा क्या हो जाएगा। न्यू इक्वल्स टू 1/4πε0 होल स्क्वायर 2π² me4/H3। ऊपर देखो n², अब n-1 का होल स्क्वायर ओपन करो, n² + 1 - 2n, लेकिन आगे माइनस है, तो -n² -1 + 2n और डिवाइडेड बाई n², और बोलो बच्चों कितना आ जाएगा भाई? n² n-1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये तो कैंसिल हो गया। अब एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लो, n काफी बड़ा है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो देखो बेटा n काफी बड़ा है, बिकॉज n इज वेरी लार्ज नंबर, n काफी बड़ा है, तो n-1 को अप्रॉक्सीमेटली n समझ लो, है ना। n काफी बड़ा है तो बहुत बड़े में से एक घट भी जाए तो वो n ही मान लो। दूसरी बात 2n-1 को भी अप्रॉक्सीमेटली आप 2n समझ लो, 2n में से एक घटाना है तो एक को छोड़ दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ये फॉर्मूला? न्यू बराबर 1/4πε0 होल स्क्वायर 2π² me4/H3। अब बचा क्या? ऊपर बचा 2n और नीचे हो गया n² और ये भी n² हो गया, क्योंकि 1 तो छोड़ दिया है, n-1 को n मान लिया है, तो n² और n², तो n की पावर 4, तो एक पावर कट जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, और बताओ भाई 2 पाई स्क्वायर ME4, 2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन H क्यूब, और यहां क्या बचा 2/N क्यूब। ये आ गया न्यू। पहले बताओ यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें ये बेटा इसमें साबित करना है कि ये न्यू जो है ना, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना उसकी फ्रीक्वेंसी और न्यू बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? तो तुम्हें पता है टाइम पीरियड निकालना तुम्हें आता है। टाइम होता है एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड का उल्टा कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बताओ जरा? तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा स्पीड माने v और अपॉन डिस्टेंस, एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस तुम्हें पता ही है कितनी होती है 2 पाई r। न्यू बराबर v/2 अब v और r की वैल्यू लगानी है। तो v और r की वैल्यू तुम जानते हो, देखो तुम्हें दिखा भी देते हैं, तुमने सब डेराइव की हुई हैं ये वैल्यूज, तो आसानी से हम लगा सकते हैं। तो एक बार देख लो फिर मैं लगा रहा हूं, ठीक है। देखो ये v और r है बेटा, देखो ये है r, दिख गया होगा सभी को, देखो, और ये है v, ठीक है, याद कर लो। तो r कितना होता है बताओ भाई? r है आपका, बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर, और वेलोसिटी है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई e स्क्वायर अपॉन nh। तो इन वैल्यूज को मैं लगाने जा रहा हूं, आपने देख लिया है ना, तो अब लगा रहे हैं। देखो जरा, वापस आ रहे हैं सवाल पर। चलो जी हेल्प करो अब, बोलो भाई, याद है r कितना था? r है बच्चों, कितना था बताओ r? याद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर, ये तो r था। और v कितना था याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई e स्क्वायर, 2 पाई e स्क्वायर अपॉन nh। एक बार ध्यान भी कर लो भाई, थोड़े से लंबे फॉर्मूले हैं। तो जैसे ही यहां v और r की वैल्यू रखोगे तो यही आंसर द्वारा आ जाना चाहिए। आप चाहें तो रख के देख लीजिए, अपने आप इतना ही आ जाएगा। तो न्यू बराबर v/2 पाई r, तो v तो यही आ गया, 1/ v की वैल्यू रख रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई e स्क्वायर अपॉन nh। फिर ये वाला 2 पाई देख ही रहे हो। अब r अपॉन में है तो r उल्टा करके आएगा, उल्टा माने ये चीज तो है ये तो नीचे आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। अब आप बेटा, हमारा तो पेज खत्म हो गया है, आप इसे और इसे मिलाइए, ये एक सा लिखा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है। देखो आप मिलाते चलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, तो देखो एक बार ये रहा एक बार ये रहा, तो मैच हो गया। अब देखो भाई यहां पर देखोगे आप, तो देखो 2 पाई से ये वाला 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा। बाकी आप मिलाओगे तो देखो ये मिलाओ 2 और 2, 4 पाई स्क्वायर, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर me4, तो 4 पाई स्क्वायर me4, देखो मैच हो रहा है। नीचे आ जाओ, नीचे है n क्यूब और h क्यूब, तो देखो n स्क्वायर ये और n ये रहा, तो n क्यूब h क्यूब। अब लाइन नहीं है तो तुम समझ सकते हो इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल मैचिंग में हैं। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो घूमने की, इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी और जो फोटोन इमिट होता है वो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। कब? जब n काफ़ी बड़ा होता है।
तो जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो, और जो इसमें से फोटोन इमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये हमने निकाली है, दोनों वैल्यू सेम हो जाती है। ये समझ रहे हो क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इमिटेड। ये जो निकाला ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन n काफ़ी बड़ा हो तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी एक सी हो जाती हैं। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ आसानी से कर लिया है। बताओ भाई, समझ में आ गया ये वाला प्रूफ? अब एक सवाल और ले रहे हैं बच्चों, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो सवाल मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, बड़ा आसान सा है, मुश्किल नहीं है। तो देखो 38, जरा ध्यान से सुन लीजिए भाई सभी लोग। विच लेवल ऑफ द डबली आयोनाइज्ड लिथियम, ये लिथियम जो है डबली आयोनाइज्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। 3Li7 होता है, मालूम ही है तुम्हें। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और मास नंबर 7 होता है, मालूम है। 3Li7 एटॉमिक नंबर 3, इतना केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों, है ना। तो देखो, विच लेवल ऑफ डबली आयोनाइज्ड लिथियम हैज द सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो, हमने जो बोर मॉडल बेटा पूरा पढ़ा है वो हाइड्रोजन के लिए पढ़ा है। तो अगर हाइड्रोजन जैसी कोई और चीज हो तो थोड़े से फॉर्मूले में करेक्शन हो जाते हैं। जैसे अगर Z और आ जाए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, अब यहाँ एटॉमिक नंबर 1 तो नहीं है, 3 है इसका, तो यहाँ पर Z² का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई हो जाता है Z² का एनर्जी वाले फॉर्मूले में, और यहाँ पर रेडियस वाले फॉर्मूले में Z का डिवाइड हो जाता है। तो ये फॉर्मूले दोनों आप ध्यान कर लीजिए, बाकी इस सवाल में कोई कठिनाई नहीं है, मैं हाल ही कर दूंगा, लेकिन ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट्स हों तो फिर यहाँ पर एनर्जी वाले फॉर्मूले में Z² का मल्टीप्लाई हो जाता है और रेडियस वाले फॉर्मूले में Z का डिवाइड हो जाता है। ओके, याद हो गया। अब देखो जरा, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? देखो भाई, देखो हमें चाहिए सेम एनर्जी एज ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? लिथियम के बराबर होनी चाहिए। तो आपको पता करना है ऐसा किस स्टेट में हो पाएगा, n की वैल्यू पता करनी है। तो अब हम पता करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए भाई। ये दोनों एनर्जी सेम है तो इससे ये कट जाएगा। लिथियम एटम की एनर्जी और हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? Z² बराबर n², अंडर रूट ले लोगे तो Z बराबर n। Z की वैल्यू 3 थी, लिथियम में Z 3 है, तो इसका मतलब n बराबर 3, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर आप n की वैल्यू 3 है, लगाइए तो क्या आ जाएगा बताओ जरा मुझे सारे बच्चे। R' बराबर R1, R1 माने किसकी रेडियस है? ये हाइड्रोजन की। n² को आप 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 अपॉन Z की वैल्यू 3 है लिथियम के लिए, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, तो R' बराबर 3R1। R' का मतलब है रेडियस ऑफ लिथियम। तो ये रेडियस ऑफ लिथियम जो है, ये जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है उसके लिए उससे 3 गुना होगा। तो ये देखो बेटा, पहला आंसर मैच हो जाएगा और ये दूसरा आंसर मैच हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सवाल आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, ये 38 आपको अच्छे से समझ में आ ही गया था। अब एक सवाल और रह गया है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पेज बदल रहा हूँ बच्चों जरा। तो देखो, ये सवाल का नंबर है 41। तो एक बार पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका जवाब आपको समझाता हूँ। तो जरा देखो, जरा 41 है क्वेश्चन। देखो पहले जरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ए पाईमेसिक हाइड्रोजन एटम is a bound state of negatively charged pion and a proton. Estimate the number of revolutions of pi makes
pi negative makes in ground state of the atom before it decays, given that mean life of pi meson negative is 10 की पावर -8 सेकेंड्स, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो बेटा ये फॉर्मूले हैं रेडियस और वेलोसिटी के जो आपको अच्छे से आते हैं। देखो इसमें कहा यह जा रहा है कि ना एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन का जो चक्कर लगा रहा है ना, ये हाइड्रोजन एटम है, ये प्रोटॉन है। वैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, पर इलेक्ट्रॉन की जगह एक दूसरा पार्टिकल चक्कर लगा रहा है जिसका नाम पाई नेगेटिव मेसोन है। अब इस पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है, तो दिया हुआ है इनके मास में अंतर है। जो मास है इसका, अगर आपने सवाल में देखा हो तो दिया हुआ है बेटा ये मास जो है 273 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मास जो है इस पार्टिकल का है ना, पाई मेसोन पार्टिकल का m1 मान ले रहे हैं, तो 273 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इनमें यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, तो यहां पर अंतर आ जाएगा, ये वाला मास है। ठीक है, इस तरह की बात दी हुई है। अब तुम्हें करना क्या है बताओ भाई, 41 में कौन सा है, 41 ही है ना। हाँ, 41 में तुम्हें करना ये है बेटा कि आपको निकालना है इसका कि ये कितने चक्कर लगा पाएगा। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड निकालो, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा पहले वो पता करो, है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है। टाइम पीरियड हो गया एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस होती है 2 पाई आर और स्पीड है v। तो टाइम पीरियड निकाल पाओगे, बोलो भाई 2 पाई तो लिखा ही है, r की वैल्यू लगा दे रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। ये तो वैल्यू लगा दी है r की, देख पा रहे होगे। v को उल्टा करके लगाना है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच ऊपर और ये नीचे 2 पाई ई स्क्वायर नीचे, ये हो जाएगा। अब यहां से आप टाइम पीरियड को जरा सा सॉल्व कर लो भाई, जो आ जाए वो देख लो। तो सॉल्व करने से जो चीजें कट रही हैं उन्हें काटो और बताओ कितना आ जाएगा भाई। देखो जरा क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो ये तो ऊपर ही आ जाएगा 2 पाई से ये वाला 2 पाई काट लो भाई, है ना। तो कितना आ गया बताओ जरा टाइम पीरियड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर ऊपर आ गया, ओके है। और बताओ बेटा क्या आ गया, n क्यूब आ गया, h क्यूब आ गया, देखो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। नीचे बताओ क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर आ गया, m आ गया और e की पावर 4 आ जाएगा। अब बेटे इससे हमें आराम से कैलकुलेट करना है, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगी, h जानते हो, ये जानते हो, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर तो 1/9 इंटू 10 की पावर 9 का होल स्क्वायर। n क्यूब, n की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। h क्यूब 6.62 इंटू 10 की पावर -34 का भी होल क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर तो 3.14 का स्क्वायर। m माने इस पार्टिकल का मास, ध्यान रखना, तो 273 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते ही हो 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये इस पार्टिकल का मास हो गया जिसका नाम पाई मेसॉन था m1। e चार्ज इस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की पावर 4। अब बेटे इसमें गिनती अलग कर लेना और पावर्स अलग कर लेना भाई, और तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करो, है ना। तो ऑन सॉल्विंग हम अगर इसको सॉल्व करें बेटा, तो ये आएगा भाई जो वैल्यू
वो आती है 5.59 इंटू 10 की पावर -19 सेकेंड। आपको करके देखना है, आप भी करके देखिए जरा, है ना, कैलकुलेटर से करके देख सकते हो तो एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपको पता करना है कि ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने लगाएगा, जिससे ये डिके होने से पहले कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस लगाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बिफोर डिके, तो डिके होने का टाइम दिया हुआ है, पढ़ा है आपने डिके होने में कितना समय लगता है। डिके होने में समय लगता है 10 की पावर -8 सेकेंड्स। तो चक्रों की संख्या हो जाएगी कुल समय अपॉन एक चक्कर में लगा समय। कुल समय 10 की पावर -8 सेकेंड और एक चक्कर में लगा समय ये है, तो कुल समय 10 की पावर -8 सेकेंड, इतनी देर बाद डिके हो जाएगा और एक चक्कर लगाने में ये समय लग रहा है। ये 19 पावर ऊपर आ जाएगी, 19 में से 8 चला जाएगा 11, और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.79 इंटू 10 की पावर 10 रिवॉल्यूशंस। इतने चक्कर ये लगा लेगा, है ना, इतने चक्कर ये पूरे लगा पाएगा। पहले बताओ समझ में आ गया है? करना कुछ नहीं है बेटा, खाली कैलकुलेशन ही ज़्यादा है। करना तो यही है, एक ही लाइन, t बराबर 2πr/v, यहाँ से आ जाएगा आपका। लेकिन ध्यान ये रखना है, यहाँ मास खाली चेंज करना पड़ेगा। मास किसका लेना पड़ेगा? पाई मैसॉन का। तो पाई मैसॉन वाला मास आप ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने बेटे इसमें पूछे थे वो सारे हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू बच्चों।